Hello and good afternoon, all of you. Welcome to the Alpha ES Academy's Raftar Weekly Current Affairs series. And in this particular video, we shall be discussing the current affairs from 24th of April to 30th of April. And in this video, we have for the first time divided the topics according to subjects. So we shall be discussing the current affairs in a subject-wise manner. So let's begin. We'll begin with the polity and international relations. The first news under that is about the Madras High Court has granted Mother Nature living being status with rights and duties. Now, earlier the Uttarakhand High Court has given a living being status to Yamuna and Ganga, and there was a controversy around it. Same ways, अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी लिविंग बींग का स्टेटस दिया पूरी मदर नेचर को। और ये उन्होंने कैसे किया, उन्होंने अपना पेरेंट्स पैट्री जुरिडिक्शन इन्वोक किया। नाउ पेरेंट्स पैट्री जुरिडिक्शन थोड़ा सा आपको बता दें, इसका मतलब होता है कि स्टेट इसमें खुद ही को अपने आप सू करता है कि भाई हम अपनी जनता के लिए ये नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखो कोर्ट क्या है, एक टाइप का स्टेट का पार्ट ही है। तो इसमें जो है स्टेट अपने आप को सू करता है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को सू करते हैं और अब हम ये काम करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका कॉमन लॉ से आता है। उसमें जो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में जो किंग था उनको फादर माना, एक टाइप का फादरली फिगर माना जाता था कि वो कंट्री के फादर हैं। तो वो ये जुरिडिक्शन कन्वे या इन्वोक करके लोगों की भलाई के लिए या उनके अच्छाई के लिए जो भी डिसीजन लेते थे, वहीं से इस पेरेंट्स पार्टी जुरिडिक्शन को उठाया गया है। देन ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड। नाउ ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड से पहले आपको ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के बारे में जानना होगा। ना ग्लोबल इनोवेशन जो पार्टनरशिप है वो एक इंडिया और यूके की पार्टनरशिप है साइन की हुई टू प्रमोट इनोवेशन एंड सिनर्जी इन इमर्जिंग फील्ड्स लाइक आईटी, बहुत सारी चीज़ें, स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, बहुत सारी। तो उसी में ये हमने क्या किया उसमें कि अभी एक टीडीसी फंड बनाया। टीडीसी फंड में क्यों बनाया, देखो सबसे पहली बात तो क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है कि भैया ऐसा है सबको जो है कर्जे में डुबो दो। ठीक है, तो उस सबको जो है कर्जा देते जा रहा है और कंट्रीज जो है कर्जे में डूबती जा रही है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए कंट्रीज़ को एक टीडीसी बनाया गया। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है जीआईपी में, जीआईपी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया यूके का एक पार्टनरशिप है इनोवेशन और इमर्जिंग फील्ड्स में कि हम ये काम करेंगे उसके लिए। ठीक है, उसके लिए चैनलाइज करेगा टीडीसी फंड। ठीक है, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है जीआईपी में वो टीडीसी फंड के द्वारा जाएगा। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब इसमें ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में और भी हैं कि आप अगर कोई जैसे जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं इंडिया के साथ तो दे कैन यूज़ द फंड विच इज़ अंडर द जीआईपी। तो but the basic idea of it is to the counter the Chinese hegemony by their policy of indebting the country in their debt। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ये वनाटू है, वनाटू को उन्होंने पैसा दे दिया, वहाँ उन्होंने कुछ बना दिया, और वो बना के क्या है कि उसको वो स्केल अप कभी भी कर सकते हैं मिलिट्री बेस के चक्कर में। फिर कायो प्यो बनाया उन्होंने म्यांमार में, फिर हम्बन टोटा बनाया हुआ है आपको पता है श्रीलंका में, ऐसे ही ग्वादर पोर्ट बनाया उन्होंने पाकिस्तान में। ठीक है, हमने भी छबार पोर्ट बनाया ईरान में, फिर उन्होंने जिबूती में एक पोर्ट बनाया हुआ। देखो ये जिबूती जो है ना, मतलब अगर आप मैप में देखो एकदम बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंट्री है, मतलब आप रोक सकते हो वहाँ से वर्ल्ड ट्रेड का बहुत बड़ा पार्ट। तो यार ये जो पॉलिसीज़ हैं इसको समझना पड़ता है, इसके लिए एक काउंटर पॉलिसी आपको लानी पड़ती है हमेशा से। देन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ इंक्ड अ पैक्ट विद यूएनडीपी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। पहले यूएन का थोड़ा सा देख लेते हैं, यूएन कैसे टोटल, जो हम यूएन पूरा दिन करते रहते हैं, यूएन है क्या। सबसे पहले उसके अंदर एक जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं। फिर उसी के जो पार्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है लेकिन वो यूएन के एम्बिट से बाहर है। फिर एक इकोसॉक है उनका, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर पीस कीपिंग फोर्सेज आती हैं, पीस कीपिंग फोर्सेज को सिक्योरिटी काउंसिल रेगुलेट करता है, यूएनएससी जिसको हम बोलते हैं, कि 5 परमानेंट मेंबर हैं और जिसको हमेशा एक्सपैंड करने की बात चलती रहती है। देन यूएन के वेरियस ऑर्गन्स है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, यूनिसेफ, यूएनईपी है, इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। फिर उनके कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ। तो ये सब क्या है, वेरियस
चीज़ें हैं या वेरियस और मतलब आर्म्स हैं कि यूएन कैसे वर्क करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बोला कि यार देखो, आप यूएनडीपी आपने बना तो दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बट उसे आप अब हम जो जैसे वो इंग्लैंड में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हम उसको इंडिया में तो वैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। तो ये है कि हाँ ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, हमारा लॉन्ग टर्म गोल वही रहेगा, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है वो उसमें आप हमें हेल्प करें। उस हेल्प को कैसे होगी, आप नॉलेज शेयर करें, हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग में साथ दें, एंड देन स्ट्रेंथनिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। एंड यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। यूएनडीपी एक यूएन का ऑर्गन है, एंड इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग एंड ग्रांट सपोर्ट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज विद एन इंक्रीजिंग emphasis on assistance to least developed countries, and it is funded entirely by voluntary contributions from member nations। तो इनका फंडिंग मैकेनिज्म जो है वो कैसा है कि जो वेरियस मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में पैसा मिलाते हैं और पैसा मिलाकर के इसको फंड करते हैं। एंड यूएनडीपी इज कंसिडर एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड विद इन the United Nations General Assembly। तो that was about the UNDP। Now we'll see the economic current affairs। Now there डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग। डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग होता है कि डेप्थ, मैंने आपको एक लोन दिया, अब आप किसी कारण उसको दे नहीं पा रहे हो, मुझे भी डिले हो रहा है, तो मैं उसको रिस्ट्रक्चर बोलूँगा कि चलो यार आप तुम ऐसा करो 6 महीने और ले लो, आप टाइम बढ़ा दूंगा, या ऐसा करो तुम यार 3 की जगह 2.5 इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे पैसा दे दो। तो दिस इज थिंग इज कॉल्ड डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग। इट इज़ अ प्रोसेस यूज बाय companies, individuals and even countries to avoid risk of defaulting on their existing debt, such as by negotiating interest rate, extending time। Actually this was in news because India has urged the Indian International Monetary Fund and World Bank to reclassify Sri Lanka as a low income country। और उससे क्या होगा, उनकी नेगोशिएटिंग पावर थोड़ा सा वो नेगोशिएट कर सकते हैं अपने जो उनके ऊपर डेप्थ्स हैं, जो उनके ऊपर कर्जा है, क्योंकि उनको लगातार अभी पैसा देना है, ठीक है, वर्ल्ड को। तो क्योंकि उन्होंने सॉवरेन डेप्थ है उनका सारा, सब कंट्री बॉन्ड छाप के सबको दे दिए, ठीक है, अब उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिया ने कहा है कि आप इसको जो है लो इनकम कंट्री में डालें और उसको श्रीलंका को जो है हेल्प करें, जो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उससे बाहर निकलने के लिए। देन IMF के जो फंक्शंस हैं देख लेते हैं। BOP क्राइसिस असिस्टेंस उनका फंक्शन, जैसे 1992 में जब इंडिया को BOP क्राइसिस हो गई तब उन्होंने हेल्प किया था। देन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं हो फ्री में हेल्प करते हैं, बट ये है कि हाँ कुछ कंडीशन लगाती हैं। देन फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, फॉस्टर सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, है ना। फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दी वी आर कार्बन हमेशा वो रहता है, और हम इस कार्बन को कम करने के लिए वेरियस मैकेनिज्म ला सकते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या कार्बन को प्राइस करके रोका जा सकता है। तो कुछ हमने पहले एमिशन ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है, उसके बीच में बहुत सारे कुछ ये EU ETS, बीजिंग ETS, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स आते रहते हैं, और एक एंड पे कार्बन टैक्स है किसी, ठीक है भाई तुम एमिट करते रहो कार्बन और हमें इसके हिसाब से पैसे देते रहो। तो एक्चुअली वाइड दिस वाज इन न्यूज़ बिकॉज कि US के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कॉस्ट लगाई, आज हम अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं तो फ्यूचर में वो हमें $51 का नुकसान देगा ऑलमोस्ट। तो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ इफेक्ट द कार्बन इज़ अबाउट टू पुट ऑन आवर इन्वायरमेंट, एंड वी आर एट अ लोअर फुटिंग। तो कार्बन प्राइसिंग हमेशा बात चलती थी, कार्बन प्राइसिंग है क्या? एक्चुअली कार्बन प्राइसिंग कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं उसमें कैप कर देते हैं। एक्स इंडस्ट्री है वो 10 यूनिट्स कार्बन एमिट कर सकती है, वाई कंट्री है वो 8 यूनिट्स एमिट कर सकती है। अब क्या हुआ कि इसको 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इसने क्या कर दिया 12 कर दिया। अब इसे 2 यूनिट्स के जो है कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट्स या कुछ खरीदने पड़ेंगे। लेकिन ये जो वाई थी ये एक लो एमिशन कंपनी थी, इसने 6 ही किए, तो उसके पास कितने आ गए +2 आ गया। तो ये 2 जो है वाई को दे देगी, वाई का भी अपना टारगेट पूरा हो जाएगा और इसको थोड़ा पैसा मिल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द कार्बन प्राइसिंग वर्क्स। नाउ कार्बन प्राइसिंग बेसिकली हम इसको 2 मोटे उसमें पढ़ते हैं। ETS मैंने आपको बता दिया, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की, दैट दिस इज़ अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम, है ना। कैप कर देते हैं, ट्रेड कर देते हैं, और फिर जो लो एमिशन वाले हैं वो ज़्यादा एमिशन जिसका एक्सीड हो जाता है उसे बेच देते हैं। what happens in this is that it establishes a market price for greenhouse gas emissions, and this caps helps ensure that the required emission reduction will take place to keep the emitters in aggregate within their pre-allocated carbon budget। ठीक है, अब वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते ना, नहीं तो उससे ज़्यादा भाई कोशिश करेंगे कि 10 से ऊपर करें, कौन पैसा खर्च करना चाहता है, तो वो एक इंसेंटिव भी रहता है उसके पास कि भाई कम करें।
बट कार्बन टैक्स में क्या है कि कार्बन टैक्स में क्या है, आप जितना भी कार्बन एमिट करते जाएंगे आप उसका पैसा देते जाएंगे, तो उसमें क्या है कि प्री डिफाइंड नहीं है कि कितना रिडक्शन होगा, उससे कभी भी प्री डिफाइंड नहीं आता, बट कार्बन प्राइस क्या रहेगा, दैट इज डिफाइंड अंडर द कार्बन टैक्स. Thus, the next news is about that the government has set up, is about to set up renewable energy and coal bed extraction projects on mined out coal land. तो कुछ नहीं है, जो कोयले की खदान जो खोदी जाती हैं, ये कोयला है. अब इसी में कोल बेड मिथेन पाई जाती है, एंड इंडिया इज प्रूवन, हैज़ द 5th लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. And coal bed methane is a natural, but also it is an unconventional gas. Always remember, this is not a conventional gas, it is an unconventional gas which can be recovered from coal deposit. So how it works, I'll quickly tell you. This is coal, यहाँ पे कोयला है आपका, then this is water, between the water there is gas trapped, and what we do is कि pump the air, water above, and water is discharged on one side and the gas is discharged on the one side, and the gas is collected, and thus then it is used. Then the United Nations Environment Program has given a report. It was like sand and sustainability, 10 strategic recommendation to avoid crisis. Now sand कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बालू बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना. सैंड माफियाज होते हैं बड़े बड़े. सैंड माइनिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए. लीगल प्रोटेक्शन ये है कि सैंड माइनर मिनरल है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में. इनफैक्ट दिस वाज आस्क्ड इन अ प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन का कहीं एक ऑप्शन था ये. एंड इट एम्पावर्स द स्टेट टू रेगुलेट सैंड माइनिंग. तो सैंड माइनिंग को रेगुलेट करने की पावर स्टेट के पास है, एंड बिलीव में इसमें गजब धांधलेबाजी चलती है, बहुत गजब वाली. इम्पैक्ट क्या है सैंड माइनिंग का? इट लीड्स टू इरोजन एंड ऑल्सो सैलिनाइजेशन ऑफ एक्विफायर्स, also loss of protection against storm surges. Then there is an impact on biodiversity, and the UNEP is saying that you think of its use, just switch to circular economy and live sustainably, else we are not going in a good way. Now the next news is about indoor air pollution. NGT has said that indoor air quality at public places needs to be regulated. Now does not, ऐसा नहीं है कि बाहरी पॉल्यूशन है एयर का, आप घर में बैठे हैं तो घर में नहीं है. इंडोर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है. कैसे होता है देख लेते हैं. कुछ कॉमन इंडोर एयर पॉल्यूशन देख लेते हैं. एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं जो कि डीजल एग्जॉस्ट, डस्ट, स्मोक से आते हैं. देन इंडोर फॉर्मल्डिहाइड है, वो किससे आता है? बिल्डिंग मटेरियल्स, फर्नीचर, कुकिंग, स्मोकिंग, पेंटिंग, इन सब से फॉर्मल्डिहाइड अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए. हाउस होल्ड ऑडर्स एंड गैसेज फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज पेंटिंग, कुकिंग एंड स्मोकिंग. देन ओजोन फ्रॉम आउटडोर एयर, ground level ozone is, of course we have told you that it is harmful to breathe and also harmful to health. Then carbon dioxide from people exhaling and cooking, so these, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर ही पॉल्यूशन है, अंदर भी पॉल्यूशन है. बेसमेंट में है, होम ऑफिस में है, हर जगह, लिविंग रूम में है, गैराज में, हर जगह पॉल्यूशन है. तो उसको जो रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और क्योंकि वो एक एडवर्स इम्पैक्ट डालता है आपके हेल्थ पे. नाउ द नेक्स्ट इज़ अबाउट द जोग्राफी. The news is about that the sea floor spreading rates have slowed down by roughly 35% globally. Now, why it is there? Because उनको लगता है कि growing mountains have to do something with it, but we are concerned with what is sea floor spreading. तो इधर देखिए आप, एस्ट्रोनोस्फेयर होती है. नाउ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द क्रस्ट, जो अपर, सबसे ऊपर वाला चीज़ होता है, या अपर वाली लेयर होती है अर्थ की, जिसको क्रस्ट कहते हैं, जो जिससे वो बनता है. तो एस्टेनोस्फेयर है, एस्टेनोस्फेयर में ही मैग्मा होता है. अब क्या वो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है पे अकर होगा हमेशा कि बाउंड्रीज, या जहाँ पे प्लेट्स जो है डाइवर्ज हो रही है, तो ये दो प्लेट्स मान लेते हैं, ये लिथोस्फेयर है, अलग अलग जगह ये डाइवर्ज हो रही है. मैग्मा बाहर आया, यहाँ पे कहीं बगल जाके मोर्स भी बन जाते हैं, दैट इज़ मिड ओशनिक रिजेस भी यहीं पे बनते हैं, और यहाँ से फिर ये स्प्रेड होते 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 इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना देते हैं, फिर ये चलता रहता है इधर. तो सबसे जो नया क्रस्ट फॉर्म होगा वो यहाँ पे होता है, और सबसे जो ओल्ड क्रस्ट होता है तो आप यहाँ पे होगा. तो आप जितनी दूर उस पॉइंट से जहाँ पे मैग्मा निकल रहा है दूर जाते जाएंगे, क्रस्ट उतना ओल्ड होता जाएगा. तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ known as sea floor spreading, and it is very necessary for the formation of new crust. Then the next news is there was something called as Parinita River Festival. It is a 12-day festival, but we are concerned with what is Parinita River. It is the largest tributary of river Godavari and flows through Parinita Wildlife Sanctuary. It originates in Madhya Pradesh and meet Godavari at Kaleshwaram,
कलेश्वरम कहाँ है? तेलंगाना है, और यहीं पे वो एक त्रिवेणी संगम भी है जहाँ पे गोदावरी, सरस्वती और परिणीता आपस में मिलती हैं। एक आपको इलाहाबाद में है, एक ये त्रिवेणी संगम है कलेश्वरम में, तेलंगाना में. Then Chenab River, why it is in news is because according to Indus Water Treaty, we could not have built a dam on Chenab River, and we have built two hydroelectric projects there. One is Ratal and second is Kawar, and to which the Pakistan has, उन्होंने उसको बोला है कि नहीं, ये कॉन्ट्रोवेंशन में है, डायरेक्ट कॉन्ट्रोवेंशन में है इंटर वाटर ट्रीटी से. तो कुछ यहाँ से चिनाब रिवर देख लेते हैं. एक बारालाचला पास है. अगर somebody is reading today's newspaper तो बारालाचला पास इज़ shown in today's द हिंदू ऑल्सो. उसका पिक्चर दिया है, वहाँ पे ट्रक खड़े हुए होंगे, and there is still snow on that pass. Very beautiful pass. You should go someday, but be very cautiously and safely. So actually Balalachla Pass is a part of Lahaul Spiti. Lahaul Spiti is a district of Himachal Pradesh, and it is a pass. It is a pass in the Janskar range. The Chenab River is formed by the confluence of Chandra and Bhaga stream. Chandra और भागा दो रिवर आती हैं, और वहाँ पे फिर जाके मिला के चिनाब बनाती है. इनफैक्ट अगर किसी को घूमने का शौक होगा, जब आप रोहतांग पास क्रॉस कर लेते हैं और नीचे आते हैं, जब आप टांडी पे आते हैं, टांडी पे ही एक पेट्रोल पंप है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट मेरे ख्याल से टांडी के बाद जो पेट्रोल पंप है लेह की तरफ, इट इज़ आफ्टर 350 किलोमीटर एज फार एज आई रिमेंबर. तो इट इज़ टांडी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टूरिस्ट, ठीक है. तो चंद्रा और भागा जो स्ट्रीम्स हैं उसको मिलके चिनाब बनती है. इधर कुछ ऊपर से घूम के आती है, देखिए ऐसे इधर अगर आप, ठीक है. इट पासेस थ्रू पांगी वैली एंड पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज. पांगी वैली इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, but it's very risky to go there, and it joins the Satluj after receiving the water of Jhelum, Ravi, and forms Panjnath river. पाकिस्तान में जाके तो आपको पता ही है, ये इधर से चिनाब, इंडस, ये रवि, सतलुज आके सब आके ये लास्ट में इंडस ही बन जाती है. ये सब आके मिल जाती हैं. तो important point was that the Ratal and Kawar hydroelectric projects are being built on Chenab River, and Chenab River is somewhere starts from Balalachla Pass and flows, and it is formed by the confluence of Chandra and Bhaga river. Then the next topic is science and technology. Self-amplifying mRNA vaccine. Now self-amplifying mRNA vaccine का फ़ायदा क्या है कि आपको डोज बहुत कम देनी पड़ती है. और क्या होता है कि जब ये डोज या वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है तो ये खुद ही अपने स्पाइक प्रोटीन्स जो है, ठीक है, ये खुद ही एम्पलीफाई करते जाते हैं, ठीक है. और सेल्स को लगता है कि नहीं यार वायरस आ गया है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं. एंड दिस इज़ हाउ वैक्सीन्स वर्क, एंड दैट्स वाई वी हैव फीवर और वी डोंट फील गुड आफ्टर टेकिंग अ वैक्सीन. So when actual virus attacks us, there is already antibodies in our body, and we are able to fight the virus very efficiently. तो mRNA वैक्सीन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो था कि उसको डोज कम लगती है, एफिशिएंट है, ठीक है. और इसका एडवांटेज ये कि इट इज़ सेफ एंड नॉन इन्फेक्शियस, इट जनरेट्स अ स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड और रैपिडली. mRNA सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन होती क्या एक्चुअली? इट encodes 4 extra proteins in addition to vaccine antigen, and this enable amplification of original strand of RNA once inside the cell. बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलते हुए देख लेना चाहिए, है ना. देन गगन वॉज अगेन इन न्यूज़. गगन इज़ GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम. ये इंडिया का अपना GPS है. Why it was in news? Because Indigo became the first airline in the country which landed the aircraft using this Gagan system. It is a SBAS, that is space-based augmentation system. There are I think it consists of 7 satellites. Gagan is developed by ISRO. ISRO has sent this, but this SBAS, space-based augmentation system, देखो वो तो अलग अलग सैटेलाइट करके बनाया गया है, बट ये जो SBAS है, इट इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाय
ISRO and AAI, that is Airport Authority of India, and it is interoperable with other system, international system also. जैसे यूएस का वास है, वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम, यूरोप का यूरोपियन जियो स्टेशनरी नेविगेशन ओवरले सर्विस इग्नॉस है, जापानीज़ का एमटी सेट है, या MSAS है, जापानीज़ का MT सैट सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम है। तो ये औरों के साथ भी सीमलेसली काम कर सकते हैं, इंटरऑपरेबल है। एंड दिस ये हमारे को एक पावर देता है वर्ल्ड फोरम पे भी कि नहीं भैया हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं, अपना तुम्हारे भाई का अपना सिस्टम बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन द मिस्टिकल पार्टिकल फाइंडिंग दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, कुछ नई नई थ्योरीज आती रहती हैं। तो कुछ नहीं हुआ, इस बार एक डब्ल्यू बोसोन पार्टिकल था, उसमें उन्होंने पाया कि यार जो हम उसका मास सोच रहे थे उसका मास तो बहुत ज़्यादा है उससे, और उसके वर्क उसका मास कम लेते हुए उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज निकाल ली थी। तो उससे क्या होगी, पूरी फाउंडेशन ही रॉक हो गई। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? स्टैंडर्ड मॉडल क्या है फिजिक्स का? वो यही बोलता है कि जो भी फंडामेंटल पार्टिकल है यार, कोई भी पार्टिकल है वो उसमें मतलब किसी ना किसी चीज़ से तो बना ही होगा, ठीक है। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वही ढूंढने की एक जद्दोजहद चलती रहती है। तो एंड दैट particular particle which makes up the fundamental particle is governed by the four fundamental forces that are electromagnetic force, weak nuclear force, strong nuclear force, and fourth one is gravity, ठीक है। तो एंड इट कंटेन्स 12 फंडामेंटल मैटर पार्टिकल कैरेक्टराइज इनटू लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। ये अलग अलग होते हैं, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स भी एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या था, जैसे पार्टिकल्स एक्सपीरियंसिंग, ग्रेविटी कौन एक्सपीरियंस करेगा? किसी भी अगर पार्टिकल में मास है, वो सारे पार्टिकल जिनमें मास है वो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे। वीक फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेंगे? क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन एक्सपीरियंस करेगा? जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन करेंगे? क्वार्क्स एंड ग्लॉन्स, ठीक है। ग्लॉन्स का ये होता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ कैसी होती है? ग्रेविटी की तो बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स की मच हायर होती है। तो ये कभी कभार देख लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देन कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज़। कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज़ क्या है? ये एक वायरस है, मतलब एक टाइप का ये पैरामाइक्सी वायरस होता है, उससे फैलता है। एंड इट स्प्रेड्स थ्रू फ्लूइड्स लाइक इन्फेक्टेड यूरिन, ब्लड एंड स्लाइवा। एंड द वायरस अटैक्स रेस्पिरेटरी, gastrointestinal nervous system of puppies, dogs, and can be transmitted to lions, tigers, leopards, and other wild cats, as well as seals that are aquatic animals. अभी कोई क्योर नहीं है, बट गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, उन्होंने एक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वैक्सीन निकाली है, तो उसकी टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। नाउ नेक्स्ट सी द स्कीम्स पार्ट। देन देयर वाज अ स्कीम इन न्यूज़ दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र में कुछ नहीं है, हम लोग आपका जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं वो लोग दे रहे हैं, तो उसी क्योंकि गरीब आदमी जो है बहुत महंगी महंगी औषधियाँ या मेडिसिन नहीं खरीद पाता है, तो उसके लिए क्या है कि जन औषधि केंद्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो 10,000 करने हैं मार्च 2024 तक। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एक योजना है, उसके अंदर ये सब किया जा रहा है। एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया, दैट इज़ PMBI. Now the person in news was, first one is Kunwar Singh. Kunwar Singh, yes, you are right. It is the same person who fought in the 1857 revolt of 1857, and who leaded the revolt in Bihar from a place called Jagdishpur. तो वहाँ पे एक वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव प्रोग्राम मनाया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। एंड यू नो एज वी टोल्ड यू दैट बहुत सारे ज़मींदार थे उस टाइम पे बिहार में जिन्होंने सपोर्ट दिया था ब्रिटिशर्स को, बट कुंवर सिंह जी एक ऐसे थे जिन्होंने लीड किया था बिहार में, और 1857 के रिवोल्ट में वो लड़े थे। देन सेकेंड वन इज श्री नारायण गुरु जी. Why he was in news? Because the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has said that Sri Narayan Guruji always followed the decorum of discussion and tried to understand the viewpoint of others, and we also should strive to do the same. हमें भी डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन से ही चलना चाहिए, एंड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स. श्री नारायण गुरु वॉज अ हिंदू सेंट एंड अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम केरला. उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल. इनफैक्ट ही ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल इंडिया उनकी एक जिनका चेला था उनका नाम शायद साधारण अयप्पन था. उन्होंने नो कास्ट नो रिलीजन
नो गॉड ऐसे करके कुछ दिया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट ऐसा कुछ था, ठीक है. देन ही ऑर्गेनाइज एन ऑल रीजन कॉन्फ्रेंस इन 1923 एट अलवाई अद्वैता आश्रम, which was reported to be first such event in India. In fact, he also built a temple dedicated to Lord Shiva at Avoripuram, which was against the caste-based restriction at the time. क्योंकि वहाँ पे केरला में ना उस टाइम बहुत ज़्यादा कास्ट, मतलब जो मतलब people from lower caste were not allowed to go into the temple, तो that kind of practices was prevalent in Kerala, and against that practices Shri Narayan Guruji fought. In fact, he provided impetus to Vaikom agitation also. His philosophy was he believed in Advait Vedanta, and Advait Vedanta was of course yes given by the very intellectual Adi Shankaracharya ji. अद्वैत का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डुअलिटी की आत्मा परमात्मा एक ही है. उनका लिटरेचर था अद्वैता दीपिका आश्रमा, देन तेवारा पथा थिंग कंगल, ठीक है. देन प्लेसेस इन न्यूज़ वर फर्स्ट वन वॉज फाकलैंड आइलैंड्स. फाकलैंड आइलैंड्स जो है यूनाइटेड किंगडम के हैं, इंटरनल गवर्निंग टेरिटरीज हैं. ये अर्जेंटीना है, चिली है, कुछ यहाँ पर ऑफ द कोस्ट ऑफ सदर्न अटलांटिक ओशन में फाकलैंड आइलैंड पाए जाते हैं. सेकंड वाज लेबनन, दिस इज मेडिटेरियन सी. बेरूत उसकी कैपिटल है एक्चुअली, एंड दैट ब्लास्ट यू हैव सीन कि जहाँ पे वो पूरा एक टैंकर फट गया था एक्सप्लोजिव्स का, और काफ़ी नुकसान हुआ था उससे. दैट वाज इन लेबनान, एंड बट it is not due to that, it was in use for some different region. इसराइल से इसका बॉर्डर लगता है, इधर सीरिया है ना. तो थोड़ा सा आप हमेशा न्यूज़ में देखते रहें. जब भी हम मैप्स करते हैं तो एक मैप अपने आगे वर्ल्ड मैप खोल लें या इंडियन मैप खोल लें तो बेटर रहेगा आपको समझने में. तो इट इज़ अ वेस्टर्न कंट्री इन वेस्टर्न एशिया, बॉर्डर्ड बाय सीरिया टू द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड इसराइल टू द साउथ, वाइल साइप्रस lies west coast to cross the Mediterranean Sea. Then लिथुआनिया विज ऑन इन न्यूज़. तो ये ईल याद रखना हमेशा, ईल. एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये एक 3 बाल्टिक स्टेट हैं क्योंकि यहाँ ये बाल्टिक सी है आपका, ठीक है. ये नॉर्थ सी है, ये नॉर्वेजियन सी है. नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, और सबसे इधर आके बाल्टिक सी. इधर डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ये आपका रशिया है. तो ये बाल्टिक स्टेट्स हैं. ईल के नाम से याद रखना, एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया. देन डोलक बेग ओल्टी, ये JNK था, अब JNK इतना रह गया है कुछ ऐसे, अगर मैं सही मैप बना पा रहा हूँ. ये अभी ये लद्दाख हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. तो अभी दौलत बेग ओल्टी में एक रोड बना रही है, वो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ से पास हो रही है, बस इसलिए ये न्यूज़ में था. तो बड़ा टिपिकल सा मैप है. ये है दौलत बेग ओल्टी इधर. ये अक्साई चीन है, मतलब एकदम सटा हुआ है. अक्साई चीन वो एरिया है जो चीन ने हमारा कब्जा रखा है, ठीक है. ये चुनसुल आ गया, शियोक रिवर है, दब्रुक, ये से आपका सियाचिन ग्लेशियर है, पीछे है काफ़ी. और दौलत बेग ओल्टी क्या है कि मतलब वो थोड़ा ऐसे मैदान टाइप का है, तो वो बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो थैंक यू. इस वीक हमारे पास करंट अफेयर्स में यही था. वी ट्राइड टू कवर्ड एवरी nook and corner of the current affairs, and if there is some topic left, please let us know, and we'll include it in next week's current affairs. And there is the UPSC CSC 2020 All India mock test going on at the alphaes.com. Link is given in the description. That is for free. वो 3 टेस्ट आपके लिए फ्री हैं, प्लीज़ जाएँ दें. अच्छे नंबर आएँ तो भी ठीक, ना आएँ तो भी ठीक, आपके टेस्ट करने के लिए और अपने आप को टेस्ट करें. दैट टेस्ट आर बेसिकली मेड ऑन दी वो UPSC के पैटर्न पे बनाए गए हैं. तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. वी शैल सी यू नेक्स्ट वीक. कीप टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कीप स्माइलिंग, एंड बाय बाय.